अब मीटिंग एंड भी नहीं होगी, बता दीदी, तुम अकेली हो ना। अगर एक के साथ मीटिंग होती तो एंड होती नहीं हो, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होगा। ओ ओके। अच्छा। हाँ। मेरा एक फिजिक्स लेक्चर भी रहता है, प्राइवेट है, एक ही स्टूडेंट है उसमें। आप फिजिक्स भी लेते हो? थोड़ा थोड़ा सा। कौन सा स्टैंडर्ड? 11। अच्छा। अभी वो किया है मोशनी ने, प्लेन मोशनी ने, स्ट्रेट लाइन, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दी थी? देखो क्वेश्चन नंबर 16 कल हम शायद कुछ और ही समझ रहे थे। 16 क्या है? अभी देखा था मैंने, टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, पहले पैराबोला बनाते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, मीट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इन द पॉइंट P एंड Q। मतलब क्या लिखा हुआ? मीट द टेंजेंट्स एट द वर्टेक्स इन द पॉइंट P एंड Q। मतलब अगर वर्टेक्स पे टेंजेंट बनाएंगे ना, देखो ध्यान से देखना आदित्य, क्या लिखा? टू टेंजेंट्स कहां पे मीट कर रही है? द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इन द पॉइंट P एंड Q। मतलब वर्टेक्स पे, इस पैराबोला के वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बनाएंगे ना, वर्टेक्स पे टेंजेंट कौन सी होगी दीदी? x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस। हाँ सर। यानी कि y एक्सिस को ये दो टेंजेंट P एंड Q पे मीट कर रही है, सही ना? हाँ सर। हम्म। तो एक तो ये टेंजेंट, दूसरा मान लेते हैं कि ऐसी कहीं टेंजेंट होगी यहाँ पे। ओके, सो ये P एंड Q पे मीट कर रही है। ये है P और ये है Q। मान लेते हैं जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया ना वो M है और ये N है, ऐसा मान लेते हैं रेफर करने के लिए। ओके, और ये पॉइंट कुछ R ले लेता हूँ जहां पे ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये PQ इक्वल टू 4, ये PQ हमें गिवन है, PQ ये 4 है। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, मतलब दिस पॉइंट R इज y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू x प्लस 2। क्वेश्चन समझ आया ना दीदी? हाँ सर। ओके, अदिति R को हम x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, या h को k कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। x1 y1 ले लेते हैं। सपोज R इज x1 y1, मतलब x1 y1 क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, मतलब लोकस फाइंड करना। फाइनली ये इस तरह का आएगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 8 x1 प्लस 2, मतलब यहां तक पहुंचना है। फिर x1 को x रिप्लेस करेंगे, y1 को y रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ऐसा है। अब अदिति ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे P एंड Q हमें गिवन है, और पैराबोला का जो टेंजेंट होता है, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो पैराबोला की टेंजेंट क्या होगी इस पॉइंट पे, x1 y1 पे? देखो दीदी, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, और दोनों एक ही सेम मेथड है। मतलब या तो आप m1 m2 कंसीडर करके करो, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर करके करो। जैसे m के कोऑर्डिनेट अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे 80 स्क्वायर 280, 81 स्क्वायर 281, क्योंकि दो पॉइंट लेने पड़ेंगे ना। 81 स्क्वायर 281, और इसके ले रहा हूँ 82 स्क्वायर 282। ठीक है दीदी? अदिति एक काम करो ना, ये ना वापस से होमवर्क में ले लो, और इसको m1 m2 कंसीडर करके करना। अच्छा दीदी, याद है क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है पैराबोला पे अगर स्लोप m है तो? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सर मतलब वो कंडीशन तो A इक्वल टू सी एम है ना? हाँ नहीं, c इक्वल टू a बाई एम। हाँ, a इक्वल टू सी एम, हाँ मतलब c मतलब इक्वल वही। टू a बाई एम है, तो टेंजेंट हो जाएगी m1x प्लस a बाई m1। ये फर्स्ट वाली टेंजेंट, अगर m1 इसका स्लोप है तो। दूसरी टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू m2x प्लस a बाई m2। इस तरह से दोनों ये टेंजेंट कंसीडर कर सकते हैं m1 और m2 के फॉर्म में।
और फिर आगे वही हाँ मेथड सर। रहेगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब लॉजिक सेम रहेगा, थोड़ा सा स्टेप चेंज हो सकते हैं। तो वैसे करना ना आदित्य, एक बार अगर नहीं हो तो मुझे बताना, ठीक है? अभी बताना, हाँ सर। मतलब सेशन एंड होने के बाद करना ट्राई, और अगर नहीं हो तो बताना, मैं रिटर्न सॉल्यूशन दूंगा। और अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अभी नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन ही है। हाय सजल, आवाज आ रही है ना? हाय सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। ओके, मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कर रहा हूँ। अगर ये पॉइंट 80 स्क्वायर 281 है और ये 82 स्क्वायर 282 है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? दीदी बता सकती हो क्या? एम आर। सर सिर्फ वो टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 8x है, तो मैं इसको लिखूंगा वाई स्क्वायर इक्वल हाँ, टू 4 इंटू 2x, यानी कि x 4 प्लस इंटू एक्स, 2x, मतलब x प्लस एक्स। सो फिर y1 इक्वल टू 4 x1 प्लस एक्स। x1 प्लस x। अब x1 की जगह 81 स्क्वायर और y1 सॉरी, सही क्या? हाँ सर, इक्वेशन ऑफ हाँ टेंजेंट का करेक्ट। हाँ। सो y1 की जगह 281 और x1 की जगह 81 स्क्वायर, सही ना? सर y1 और x1 तो अलग पॉइंट है ना। अरे नहीं ना, ये इसको मत देखो। अगर ये x1 y1 पॉइंट से हम टेंजेंट बना रहे तो ऐसा होता है ना। अच्छा हाँ। इसको नहीं ले रहा हूँ मैं, उससे तो फिर कुछ और होगा। ये डायरेक्ट हम फाइंड कर ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन के साथ ही सोल्व किया था हमने। इसको पूरा सोल्व ही नहीं किया था। m1 m2 एंड m1 प्लस m2 में रिलेशन फाइंड करके छोड़ दिया था। नहीं समझ आया हाँ दीदी? समझा सर। ओके, 2a x1 की जगह कितना? x1 की जगह 281 नहीं 81 स्क्वायर प्लस x, a से कैंसिल हुआ। ओके, a से a कैंसिल हुआ और फिर a की जगह पुट करो ना यार, क्या कर रहे हैं हम लोग? a की जगह यहाँ पे भी वैल्यू पुट नहीं की। a गिवन है ना आदित्य, 2 है a, हाँ 2 है। ओके। ओके, काम करते हैं, इसको साइड में लिखता हूँ। m पॉइंट क्या है? 80 स्क्वायर, a कितना 2 t1 स्क्वायर 80 स्क्वायर कॉमा 2a t यानी कि 40, 41। और n इक्वल टू हो जाएगा 2 t2 स्क्वायर कॉमा 4 t2, ठीक? ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ एम आर, इक्वेशन ऑफ एम आर कितना? साइड में कैलकुलेट करें इसको ना। y1 इक्वल टू 4 x1 प्लस एक्स। अब y1 की जगह 4t1 इक्वल टू 4 x1 की जगह 2t1 स्क्वायर प्लस x। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 4 से 4 कैंसिल होने के बाद ये बना t1y इक्वल टू 2t1 स्क्वायर प्लस x, ठीक है? t1y इक्वल टू x प्लस 2t1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ओके, ठीक है। जिस तरह से ये एम आर आया है वैसे ही एन आर भी आ सकता है, सेम टू सेम ऐसे ही। वो क्या बनेगा? एन आर t2y इक्वल टू x प्लस 2t2 स्क्वायर। ओके अदिति, सही ना? हाँ सर। थोड़ा लिखने में आज ओके, ठीक है। हमने ये क्यों फाइंड किया इक्वेशन ऑफ एम आर एंड एन आर? ताकि हम ये फाइंड कर सके ना अदिति कि पी एंड क्यू है क्या। क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि पी क्यू का लेंथ 4 है, तो जब तक पी के कोऑर्डिनेट क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे हम पी क्यू का लेंथ नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ये पी क्यू का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे अदिति? पी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? एक्स को 0 कर दूं क्या इसमें? हाँ। x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू आएगा, x तो 0 हो गया, t1 से t1 गया तो y इक्वल टू 2t1, नहीं क्या? हाँ सर। 0 2t1 और q हो जाएगा 0 2t2। तो अदिति बता सकती हो pq कितना? 2t1 माइनस 2t2 माइनस क्यों किया?
सर क्योंकि क्यू नीचे ना। हाँ रियली लेकिन पी क्यू डिस्टेंस है ना, तो माइनस क्यू। तो सर पी क्यू का लेंथ तो दिया हुआ है ऑलरेडी। नहीं ना दीदी, देखो हमने ये पॉइंट कंसीडर किया ना, एन पॉइंट क्या देखो 4T2 है ना, तो T2 यहाँ पे हाँ नेगेटिव होगा, पता है क्यों? क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट में आ रहा, 4 तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो T2 हर केस में नेगेटिव होगा, हर बार नेगेटिव होगा, हर बार नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमने माइनस हाँ किया ताकि ये सर। प्लस हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है ना, तो प्लस करना है। सो 2T1 माइनस 2T2 गया, समझा गया? हाँ सर। एक मिनट, और भी हम सोचते हैं कि क्या मॉड लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं, मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि T1 तो ऊपर ही रहेगा ना। हाँ सर, तो अब T2 अगर माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अदिति इस तरह से नहीं लेते हम, मतलब वो मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिकली आता है, ऐसा नहीं ले सकते हम कि ये देख के कि ये नीचे। ठीक है, फिर ये याद रखना पड़ेगा हमें कि ये जो एन पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस के नीचे ही आने वाला हर बार। ओके, एक्स एक्सिस के नीचे ही आने वाला हर बार, ऊपर आएगा ही नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे यहां से मैंने एक टेंजेंट बनाया ऐसे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, ये ऊपर की ओर कट कर रही है। हाँ वैसे लग तो रहा है कि क्यू हमेशा नीचे ही आता है। ठीक है, ये कंसिडर करके चलते हैं। ओके दीदी, ये कंसिडर करके चलते हैं। पी क्यू इक्वल टू 2T1 माइनस 2T2। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या? पी क्यू इक्वल टू 4, बस इतना ही डेटा गिवन है ना, पी क्यू इक्वल टू 4। अगर अदिति ऐसे लेंथ की तरह फाइंड करें ना, जैसे हम फाइंड करते हैं इस तरह से, इस तरीके से, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो पी क्यू x1 और x2 तो दोनों 0 0 है, सो अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये 0 है पूरा हट जाएगा, तो यहाँ से रूट भी हट गया, बचा क्या y2 माइनस y1 मॉड, मॉड के साथ। यस मॉड लगाना पड़ेगा दीदी, रूट जैसे हम करते हैं ना वाई स्क्वायर का रूट, तो इसका मतलब होता है मॉड वाई। सो मॉड भी लगाना पड़ेगा, और y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 मतलब 2T2 माइनस 2T1, और मॉड लगा हुआ है इसलिए अभी फर्क नहीं पड़ेगा T1 लिखा कि T2 लिखा। यस अदिति ये करेक्ट है। अभी हमें यहाँ से अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि P कोऑर्डिनेट एक्सिस के नीचे के ऊपर है, इसके हाँ एक्स सर। एक्सिस के नीचे के ऊपर है, ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले से किया हमने, और यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, एक बार आंसर आ जाएगा तो वापस इसके बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे इस तरह का क्यों आया है, क्यों, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बार की क्यू एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा? देखते हैं। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू आया 2 मॉड ऑफ 2T1 माइनस 2T2। ओके, पी एन क्यू मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें तो आर फाइंड करना है, और ये पी क्यू 4 दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इक्वल टू मॉड ऑफ 2T1 माइनस 2T2, यानी कि मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हमें कि आप जो कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे हो ना, उसके कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन आया T1 एंड T2 में, मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इक्वल टू 2। अब हमें R का लोकस फाइंड करना है। ओके, T1 माइनस T2 को हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे भी करके x1 एंड y1 का वैल्यू फाइंड करना है T1 और T2 में। T1 और T2 में क्यों फाइंड करना है? क्योंकि उसी के फॉर्म में तो हमने कंसीडर किया इसको। सो अच्छा देखो दीदी, ये पॉइंट जो m पॉइंट है ना इस पैराबोला के ऊपर है, सो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना इसको, नहीं क्या? हाँ सर। हम्म,
यस वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वहां से कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। रिलेशन हमें मिलेगा 1 एंड 2 से, टेंजेंट की इक्वेशन से। यहाँ से T1 माइनस T2 दिख रहा है, यहाँ से T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से रिलेशन मिलेगा, वहां से नहीं। वहां पे तो अगर पॉइंट पुट करेंगे तो वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ से रिलेशन मिलेगा। तो मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। और दीदी अपने पास जितना भी डेटा ना, उस बेसिस पे हमें T1 एंड T2 में कोई दूसरा रिलेशन फाइंड करना। एक तो मिल गया T1 T2 इक्वल टू 2। अब x1 y1 और इसमें किस तरह से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके 1 माइनस 2 करेंगे तो देखना ध्यान से, y तो कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा T1 माइनस T2 इक्वल टू x x कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आ गया और अंदर बच रहा है T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, सही ना? हाँ सर। y T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इधर बन रहा है T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। सो T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि T1 एंड T2 इक्वल नहीं, ये अलग अलग पॉइंट है। तो कैंसिल कर दिया, y इक्वल टू कितना यार, 2 इंटू T1 प्लस T2। ओके y का वैल्यू आया ये। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट करना पड़ेगा। तो मैं y का वैल्यू 1 में पुट कर रहा हूँ। 1 में पुट किया तो यहाँ पे T1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू x प्लस 2 T1 स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है 2 T1 स्क्वायर से 2 T1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो बचा क्या, x इक्वल टू 2 T1 T2। यस यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू मिली है, यहाँ से x की वैल्यू मिली है, सही ना अदिति? क्या अदिति, नहीं क्या? हाँ सर। और अदिति ये x और y की वैल्यू कौन सी मिली हमें? ये एक्चुअली x1 और y1 की वैल्यू मिली है, पता कैसे? पता कैसे कैसे? अदिति? देखो ये टेंजेंट है ना, x1 y1 से पास हो रही है, ये टेंजेंट भी x1 y1 से पास हो रही है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ नहीं, ये y1 x1 है, ये y1 x1 है, तो ये जो हमें मिला ना वो y1 मिला, नहीं क्या? और ये x1 मिला। ठीक है, एक बार हाँ समझो अदिति, स्टेप बाय स्टेप समझो, बाद में मैं वापस से पूरा एक बार हम वापस से देखेंगे इसको शुरू से, ताकि लॉजिक मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को किया था। ये x1 y1 है ना? वैसे तो कोई भी पॉइंट रखेंगे तो उसका हो जाएगा ना कोऑर्डिनेट। हाँ अभी इसको यूज करेंगे ना, इसीलिए तो इसको यूज करेंगे कि भाई हमें वो पॉइंट x1 y1 फाइंड करना है जहां पे पी क्यू लेंथ जो है वो 4 है। अभी इसका यूज करने वाले हैं ना इसका। अभी तो हमने हाँ ये सर। हाँ कोई भी पॉइंट लेके किया है, ठीक है, लेकिन अभी इसका यूज कहाँ हुआ, ये कंडीशन कहाँ पे हुई? अभी तो लगी नहीं कंडीशन, नहीं क्या? हाँ सर। देखो ये T1 प्लस T2, T1 T2 और T1 माइनस T2 कुछ रिलेशन है क्या तीनों? हाँ T1 प्लस T2 होल स्क्वायर इक्वल टू T1 माइनस T2 होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4 T1 T2। ओके अदिति, सही ना? हाँ सर। T1 प्लस T2 है y अपॉन 2, मतलब y1 अपॉन 2। तो y1 की जगह बाद में y ही पुट करने वाले, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह नहीं बची अभी। y अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू T1 माइनस T2 कितना, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 T1 T2 कितना। ओके मैं 2 T1 T2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, विच इज 2 टाइम्स x, सही ना अदिति? हाँ सर। ओके लेकिन आंसर रॉन्ग आ रहा है। नहीं नहीं करेक्ट है ना, ये होगा 4, राइट हैंड साइड में गया और राइट हैंड साइड से 2 कॉमन लिया तो बाहर 8 हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 x प्लस 2। ये क्या सेजल, कुछ नहीं समझा होगा तेरे को तो? नहीं सर समझ गया। ओके अदिति देखो क्या क्या, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया, एक 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280, मतलब T1 एंड T2 के फॉर्म में एक क्वेश्चन में गिवन है, तो इस तरह के 2 पॉइंट हो गए। ओके फिर इनका इक्वेशन ये आया, अब ये x1 y1 से पास हो रहे हैं, इसलिए x की जगह x1 y की जगह y1, इस तरह से पुट किया। अभी जो हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि PQ4 होना चाहिए, ये है ना आदित्य पूरा का पूरा एक लोकस का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें, और हमें जो गिवन कंडीशन है ना उसके अकॉर्डिंग x1 y1 में हमें फाइनल आंसर चाहिए, x1 एंड y1 में ही रिलेशन होना चाहिए जो आपको गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। हमें कंडीशन है कि PQ4 है, तो हमने पहले P कोऑर्डिनेट फाइंड किया, Q कोऑर्डिनेट फाइंड किया,
और इक्वल टू 4 किया तो यहाँ पे इस पॉइंट के फॉर्म में ये पी क्यू मिला, लेंथ पी क्यू इस दोनों पॉइंट के फॉर्म में मिला, मतलब पॉइंट T1 एंड T2 के फॉर्म में कंसीडर किया ना, तो ये जो लेंथ आई वो T1 T2 के फॉर्म में। अब कैसे भी करके यहाँ से रिलेशन फाइंड किया हमने T1 T2 में, तो वो T1 प्लस T2 में एक और रिलेशन मिला इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब यहाँ से y1 ये मिला, x1 ये मिला। अच्छा दीदी यहां से ना एक पॉइंट में हाईलाइट करके बोल रहा हूं, अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व पे जो पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में कंसीडर किया ना, उसके लिए हमें x1 और y1 फाइंड करना है, मतलब कि जिसका लोकस फाइंड करना ना उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अरे तुम्हें नहीं समझेगा शायद मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, देखो जनरली क्या करते हैं जब लोकस का इक्वेशन फाइंड करते हैं ना, तो x1 y1 उस पॉइंट मतलब जिसका लोकस फाइंड करना उसको p कंसीडर करते हैं x1 y1 या h k कंसीडर करते हैं, जो भी हमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन रहती है उसके अकॉर्डिंग h and k में रिलेशन फाइंड करते हैं। क्या अदिति यही करते हैं ना? हाँ सर। पक्का समझ रहा है ना तुझे, मतलब फील हो रहा है ना कि ये कहाँ पे किया था हमने, लोकस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। हाँ सर। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के केस में क्या ये थोड़ा क्यों टफ लग रहा है, क्योंकि हमें x1 एंड y1 ये फाइंड करना है कैसे भी करके, मतलब जो आप कुछ कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूँ ना यहाँ के कोऑर्डिनेट, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 एंड y1 कंसीडर करना है और फिर उस पैरामीटर को हटा देना। अब डायरेक्टली नहीं हट रहा है, जनरली कैसे हटाते हैं, y1 इक्वल टू सपोज ये है 2 ऑफ t और x1 इक्वल टू सपोज t स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं t की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये t की वैल्यू कितनी आएगी y1 अपॉन 2, तो ये आएगा y1 स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया x1 एंड y1 में रिलेशन। सिर्फ एक पैरामीटर होता t1 t, तो अब अपने पास दो पैरामीटर है, लेकिन कोई मतलब कर सकते हैं ना, दो पैरामीटर है फिर भी, क्योंकि अपने पास एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अदिति समझ आया क्या तुम्हें, मतलब एक चीज याद रखना अदिति, अगर इस तरह से हमें लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है ना, तो ये जिस पॉइंट का लोकस हमें फाइंड करना उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में फाइंड करो, और फिर उस पैरामीटर को हटाने के लिए ये हमने कंडीशन लगाई, वैसे कंडीशन लगा के हटाना उसको, और x1 एंड y1 में मतलब जिसको हमने जिस लोकस के कोऑर्डिनेट कंसीडर किया उस लोकस के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आंसर लेके आना। सही है? हाँ सर। ओके दीदी समझा, और इसको वापस से करना, होमवर्क में ले सकती हो इसको, m1 एंड m2 कंसीडर करके, और वो ज्यादा इजी रहेगा पता है, क्योंकि वहां पे फिर पैरामीटर के फॉर्म में कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन, और टेंजेंट के इक्वेशन का यहाँ से फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट x1 एंड y1, और वहां से हम आपको रिलेशन मिलेगा, मतलब उधर x की जगह 0 पुट करोगे तो p आएगा, y की जगह 0 पुट करोगे तो q आएगा, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ सर। ओके अदिति बराबर समझ रहे हैं ना, वो ज्यादा इजी है, लेकिन ये भी मैंने बताया कि ये भी एक मेथड है। हाँ सर। ओके question number 20, circle with center is 4, -1 passes through the focus of parabola x square plus 16y equal to 0 so that the circle touches the directrix of parabola. ओके मतलब अदिति क्वेश्चन को अगर क्लोजली हम ऑब्जर्व करें तो क्या लग रहा है कि एक सर्किल फोकस से भी पास हो रहा है और डायरेक्ट्रिक्स को भी टच कर रहा है, नहीं क्या? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस के सेंटर की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से नहीं, सर्किल के सेंटर की डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होनी चाहिए, बस इतना सा है। सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये सर्कल है, और पैराबोला किधर है, ओरिजिन पे, इसका सेंटर है 4, -1। ठीक है कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेगा। अरे अदिति उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना? हाँ सर लिया मैंने। लिया क्या? हाँ सर। ओके फोर -1 किधर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सपोज 1 2 3 4 ये -1 इधर है, और ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रही है, मतलब सर्कल टच कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स को, और
फोकस से भी पास हो रहा है, ओके। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते बाद में सेट करेंगे उसको। और मान लेते कि ये इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होगा जो हम पैराबोला बनाने वाले हैं। पैराबोला कौन सा है? ये वाला पैराबोला ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, तो डायरेक्ट्रिक्स ये नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y इस तरह का पैराबोला। और ये फोकस मान लेते हैं। ओके अदिति सर, पैराबोला के इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। फोकस क्या होगा इसका, बता सकते हैं? 0, -4। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू 4, ठीक है। हाँ सर। और सर्किल का सेंटर है 4, -1। ये कहीं सेंटर होगा 4, -1, बट ठीक है, उसको डिनोट नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना आदिति, सपोज सेंटर मान लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए ना, ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर। अब ये सर्कल फोकस से पास हो रहा है, इसका मतलब सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस है वो r है, और ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है, इसका मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो भी r है। आ रहा है, हाँ। मतलब दोनों इक्वल है ना, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ और सेंटर से फोकस की लेंथ। तो सेंटर क्वेश्चन में गिवन हाँ है सर। 4, -1। तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ, इसको बी कंसिडर करता हूँ, इसको सी कंसिडर करता हूँ। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी कैसे फाइंड करेंगे अदिति, बता सकती हो? डायरेक्टली जैसे जनरल इक्वेशन इसका बनेगा 0x + y - 4 = 0, या फिर x नहीं भी लिखे तो भी आपको समझेगा ना, y - 4 = 0। सो x कोऑर्डिनेट है 4, 4 × 0 0 हो जाएगा, और फिर -1 × y, -1 मतलब y की जगह -1, सो 1 × -1 -4 अपॉन √ऑफ। अरे यार ये सब करने की जरूरत नहीं है, अदिति डायरेक्टली बता सकती हो बिना फॉर्मूले के। 5 नहीं होगी क्या? हाँ, नहीं, तो क्यों 5 होगा? नीचे वो जो सेंटर है वो 1 पे, वो कैसे पता? 4, अच्छा, हाँ -1 हाँ होगा। हाँ, 5 होगा, 4, हाँ। -1 में मतलब ये 1 लेंथ है ये वाली, और हाँ, ऊपर 1 4 है। है, तो 5 हो गया। तो डायरेक्टली इधर इधर भी देख सकते, ये हो गया 5। ए सी कितना? √ऑफ 4 - 0² प्लस -1 + 4² मतलब ये √ऑफ 16 + 9। अरे यार ये हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये शो करना है ना, अलग अलग फाइंड हाँ करना सर। पड़ेगा। ओके, पर हो गया ना, मतलब दिख रहा है 5 5 आ रहा है हाँ दोनों साइड। सो ए बी इक्वल टू 5 होगा, और ए सी इक्वल टू √ऑफ 4 - 0² प्लस -1 + 4², यानी कि √ऑफ 16 + 9 मतलब 5। सो ये भी 5, ये भी 5। इसका मतलब ये सर्कल जो इसके फोकस से पास हो रहा है वो इसके डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। सेजल तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना? क्या सेजल? सेजल को नहीं समझ रहा, जोगेश्वरी भी आई नहीं है। ओके दीदी, रेस करूँ क्या फिर? सर, स्क्रीनशॉट ले लो क्या? हाँ लो ना। दीदी ज्यादा कुछ लिखा नहीं है मैंने, बट तुम्हें समझा होगा ना ये? हाँ सर। ओके,
ठीक है, एलिप्स स्टार्ट कर दें। एलिप्स में मेजर आर्टिकल क्या क्या रहेंगे अपना? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, डिस्टेंस बिटवीन सर डायरेक्ट्रिक्स। एलिप्स में तो बहुत है ना। बहुत जैसा कुछ नहीं है, इजी है। सर 17। मतलब जो फोकस भी दो दो है, सब दो दो है। हाँ रहेगा थोड़ा सा। मंडे को ऑफलाइन रहेगा अपना। कल भी रखे क्या हाँ लेक्चर है सर। दीदी? कल रखें क्या? सर कल नहीं। अच्छा ओके, फिर मंडे को ही करते हैं। ओके, एलिप्स स्टार्ट करते हैं। आदित्य तुम्हें पता है अर्थ घूमती है सन के अराउंड। हाँ एलिप्टिकल शेप हाँ, में। एलिप्टिकल शेप में से रिवॉल्व करती है। सबसे पहले किसने बताया था ये पता है? सबसे पहले एक ऐसा केपलर। हाँ, केपलर। केपलर ने क्या? नहीं, मैंने तो सुना गैलीलियो ने बताया था। नहीं, शायद पता नहीं। गैलीलियो ने शायद ये बताया था कि अर्थ ऐसे राउंड शेप में, मतलब एक स्फीयर के शेप में। हाँ शायद, क्योंकि केपलर्स लॉ है वो सब इस पे ही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है वो हाँ, सब। हो सकता है केपलर ने। तो गैलीलियो ने ऐसा तो कुछ बताया था कि अर्थ ऐसे स्फीयर स्फेरिकल शेप की है, तो उसको उसके गांव के लोगों ने मारा था बहुत मतलब ऐसे कि तो ये। लेकिन वो भी करेक्ट तो नहीं है। हाँ, क्यों? करेक्ट भी तो है। नहीं, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है सर। अरे अब अरे यार, आजकल भी लोग बोलते हैं कि अर्थ फ्लैट है। अभी उनको देखो ना तुम, अरे उसने नहीं। इतने सालों पहले ऐसे प्रिडिक्ट किया था कि ठीक है स्फेरिकल है। ऑलमोस्ट मान सकते हैं ना। हाँ बाकी लोगों को तो लग रहा है एक प्लेट की तरह है जिसमें खाना खाते हैं ना, वैसी है यार एटलीस्ट इसके ऊपर। फ्लैट से तो नहीं। एक्चुअली उसके पीछे भी साइंस है कि ऐसा क्यों बोलते हैं। और ठीक है, लेकिन थोड़ा ऐसा अजीब सा लगता नहीं कि लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि अर्थ स्फेरिकल है कि फ्लैट है। तो कैसे फ्लैट कैसे होगा ही, कैसे आ, उसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। नहीं, सेंस है एक्चुअली। एक यूट्यूब पे वीडियो है, मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं फ्लैट है। रीजन है उसके पीछे। तो हो क्या सकता है आप ऐसे मजे ले। चलते जाओगे एक टाइम पे गिर जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ना, वही ना। पर बोलते हैं ना कि मतलब पहले तो लोग ये बोलते थे कि अर्थ ही यूनिवर्स है, कि अर्थ के बाद एक 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 ऐसी पॉइंट आता है अर्थ पे जिसके बाद कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोग राजस्थान में बोलते थे कि इस धरती का कॉर्नर, वो देखो वहां पे जहाँ पे सूरज डूब जाता ना, वो धरती का कॉर्नर है वैसे। हाँ, कॉर्नर तो होता ही नहीं। हाँ, तो ऐसे एलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करती है। इसके पीछे भी रीजन ऐसा क्यों होता है, मतलब बहुत सारी अगर स्टडी करें तो इसके बारे में बहुत कुछ है। एलिप्टिकल शेप में क्यों करती है, और एलिप्टिकल शेप में अगर अर्थ रिवॉल्व करती है तो ये स्टेबल शेप कैसे हो गया? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ फिजिक्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा क्या होता है कि एलिप्टिकल शेप में ही स्टेबल हो गई अर्थ? और सिर्फ अर्थ नहीं, सभी एलिप्टिकल शेप में। जैसे सन भी रिवॉल्व करता है ना, सन भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना गैलेक्सी में, तो वो भी हाँ एलिप्टिकल शेप में कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन भी है। और ये स्टेबल कैसे हो गया? हाँ। वैसा भी होता है। ठीक है, लेकिन अपने काम की चीज क्या है? इस तरह का एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है अर्थ का। अरे मीटिंग अच्छा सेजल भी आई ना। ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है। ओके, इसमें क्या क्या सीखेंगे आदित्य हम? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स। यस, ये चीज तो पैराबोला में भी सीखी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये भी सीखा। इसमें एक एक्स्ट्रा है, ऑक्सिलरी सर्किल एंड डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स। वो पैराबोला में नहीं था। डायरेक्टर सर्किल हमने सर्कल में सीखा है आदित्य, याद है? इक्वेशन हाँ क्या था सर। डायरेक्टर सर्किल का? होता क्या सर डायरेक्टर एक्स सर्किल? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। हाँ, 2r² होता क्या है? Locus or point of intersection where tangent drawn to the circle are perpendicular, है ना? एक हाँ सर्किल है जिसपे अगर टेंजेंट बनाएंगे ना, दो टेंजेंट इस तरह से, मतलब सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाए और वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो उस पॉइंट का लोकस, इस पॉइंट का लोकस जो होगा वो डायरेक्टर सर्किल होगा। ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है एलिप्स में भी, ऐसा होता है कि एलिप्स के बाहर किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होती है और उसका एक लोकस मिलता है।
ओके अच्छा, ये कैसी शेप, मतलब एक राइट सर्कुलर कॉन में किस तरह की शेप काटते हैं तब एलिप्स बनता है? इस तरह से ऑब्लिक शेप में, मतलब ऑब्लिक कट करते हैं ना, जैसे एकदम हॉरिजॉन्टली करते तो सर्किल बनता है, जैसे लेकिन ऐसे ऑब्लिक कट करते तो ये एलिप्स बनता है। और एलिप्स Ellipse. ऐसे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं अभी, जैसे घर पे ड्रॉ कर सकते हैं एकदम एक्यूरेट, मैथमेटिकली एक्यूरेट एलिप्स इस तरह से। देखो यहाँ पे दो हमने पिन मतलब पिन कर रखे, और ये रॉप है, रस्सी थोड़ी लूज है, मतलब जितनी इन दोनों पिन के बीच में डिस्टेंस है ना, उससे थोड़ी ज्यादा। ओके और फिर ऐसे पेंसिल रख के इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे तो जो शेप बनेगी ना वो एलिप्स बनेगा। समझा ना दीदी? हाँ सर। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एलिप्स का वो होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे a ग्रेटर देन b, मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन b है, उस केस में इस तरह का एलिप्स का शेप बनेगा। और अगर b ग्रेटर देन a होगा तो एलिप्स इस तरह का बनेगा। ओके और हाइपरबोला के केस में जब हाइपरबोला आएगा तो ये थोड़ा रिलेट करेगा इससे, एलिप्स की एक दूसरा भाई है हाइपरबोला एलिप्स का, और वो गुम हो गया था थोड़ा, इसलिए थोड़ा अलग है, सेम टू सेम नहीं। और इसमें सर पीएस, हाँ सर वैसे तो पैराबोला के अराउंड होना चाहिए। क्या? वैसे तो पैराबोला के अराउंड होना चाहिए ना, कि दो पैराबोला ऐसे उल्टा बना तो हाइपरबोला बनेगा ना। हाँ बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअली वो ट्रू नहीं है कि दो पैराबोला बना देंगे तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, क्योंकि पैराबोला ए पे डिपेंड करता है। ए मतलब कि ये जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x करते हैं ना, वो शेप वैसा ही दिखने में वैसा ही होता है, लेकिन मैथमेटिकली वैसा नहीं बोल सकते। वाई स्क्वायर इक्वल टू जैसे 4ax होता है, तो ये ए डिसाइड करता है इसमें कि पैराबोला कितना खुलना चाहिए, ठीक है। और वाई स्क्वायर एंड एक्स, मतलब इसके साथ में क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा या वाई माइनस के होल स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा या एक्स माइनस एच होल स्क्वायर आएगा, यानी कि एक्स एंड वाई वर्टेक्स डिसाइड करते हैं, और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ना वो डिसाइड करता है कि पैराबोला कितना खुलना चाहिए। अब ये चीज उधर हाइपरबोला में, बट ठीक है ऐसे देखने में लगता है कि ये इस तरह का है, लेकिन एक्चुअली उसका कुछ और रीजन होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो मैथमेटिकली रिलेट नहीं कर सकते पैराबोला एलिप्स को, ठीक है, दिखने में इस तरह का शेप होता है, बोल सकते हैं। ओके अच्छा, स्टार्टिंग में हमने कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में अदिति ये देखा था, पी एस अपॉन पी एम, मतलब पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड पॉइंट की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, अगर ये रेशियो ई है, इसेंट्रिसिटी, ई अगर लेस देन 1 होगा तो ई अगर नहीं, ई अगर इक्वल टू 1 होगा तो वो बनेगा पैराबोला। इसके बारे में हमने देखा था। ई अगर लेस देन 1 हाँ होगा ना तो वो एलिप्स बनता है। मतलब एलिप्स वो पाथ होता है जहां के किसी भी पॉइंट से एक फिक्स, मतलब एलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 होता है। मतलब कि एलिप्स के ऊपर जो पॉइंट होगा ना वो उस फिक्स पॉइंट से लाइन के कंपैरिजन में लेस डिस्टेंस पे होगा। समझा ना दीदी? हाँ सर। ओके जैसे यहाँ पे दिया भी है इस बारे में, जैसे ये पी पॉइंट है, एस से यानी कि फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना पी एस अपॉन पी एम लेस देन 1, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, तो ये एलिप्स का शेप बनेगा। और ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं, ऐसे कितने सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और इस तरह का बनेगा, ठीक है। और इसमें ये 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट फिक्स करके, ये 2 पॉइंट ऐसा इसलिए आया दीदी क्योंकि ऐसा है कि जो, और ये फिक्स होता है, मतलब जो रेशियो होगा ना वो लेस देन 1 होगा और कांस्टेंट होगा। समझा दी थी तुम्हें? भाई हाँ लेस देन सर। 1 में तो बहुत सारे पॉइंट, एक रीजन मिल जाएगा ना पूरा, नहीं कांस्टेंट भी होना चाहिए। सो इस पॉइंट P से S का डिस्टेंस और P का M से डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 है, तो जैसे जैसे ये पॉइंट आगे जाएगा ना तो ऐसा मैथमेटिकली एक और ऐसा पॉइंट होता है जिसकी इस पॉइंट से यहां से डिस्टेंस और एक इधर एक लाइन, उससे रेशियो भी लेस देन 1 होता है। समझी अदिति? तुम्हें समझ आएगा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। मतलब कि मतलब दो कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे इस पीस से कि एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो सपोज 1/2 मिल रहा है, तो इस पी पॉइंट का एक और फिक्स पॉइंट और लाइन से रेशियो 1/2 मिलेगा, इसलिए इसके 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं।
हाँ सर। सेजल समझ रहा तुझे? हाँ सर। तो ये जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस है, और जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, और पी का लोकस अपना ये मिलता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, और ये शेप इस तरह का बनता है, ये फोकस है, ये भी फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, हाँ लिखा हुआ ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और इधर ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, इसको डी बोला है और इधर d1 बोला है इसको, ठीक है। इसका सिमेट्रिक एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, दोनों होते हैं सिमेट्रिक एक्सिस। जैसे अदिति हाँ पैराबोला में सिमेट्रिक एक्सिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का सिर्फ एक्स एक्सिस था, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रहेंगे। तो अभी इसको सिमेट्रिक एक्सिस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, क्योंकि दो एक्सिस हो गए ना, और सिमेट्रिक दोनों है, तो फिर दोनों अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो ही एक्सिस है और दोनों सिमेट्रिक है, तो फिर सिमेट्रिक बोलने का सेंस क्या है? इसलिए इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस उसको बोलते हैं जहां पे मतलब ज्यादा ओवरलैप करके रहता है ये पैराबोला। जैसे यहाँ पे दिखेगा, मेजर नाम से भी पता चला, मेजर मतलब जहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रही है एंड टू एंड पॉइंट पे, मतलब एलिप्स जहाँ पे एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जहाँ पे मेजर है वो मेजर एक्सिस है, यानी कि इस तरह की शेप में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। ओके दीदी, समझ रहा है ना तुझे बराबर? हाँ सर। और माइनर एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस या जेड वाई एक्सिस? एक्सिस। हाँ वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। ओके, लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलेंगे? डेफिनेशन सेम वही रहेगी, ऐसा नहीं है कि कॉनिक सेक्शन डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। हर एक कॉनिक के लिए डेफिनेशन मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, वो सब सेम ही रहेगा। यस, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे रहेगी एल एल डैश, और लेटेस्ट रेक्टम भी दो रहेगी ना, एल एल डैश एंड सपोज दिस इज, क्या लूं इसको मैं, सब कुछ तो ले लिया इन्होंने, ए बी सी डी, सी नहीं लिया तो इसको सी सी डैश मान सकते हैं, एल एल डैश एंड सी सी डैश, ये लेटेस्ट रेक्टम है। इसका लेंथ कितना होगा अभी आगे देखेंगे हम। ओके, माइनर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, वर्टेक्स क्या होगा इसका दीदी? वर्टेक्स 0,0। वर्टेक्स 0,0 नहीं, वर्टेक्स किसको बोलते, क्या डेफिनेशन थी वर्टेक्स की? जहाँ सेंटर होगा ना। नहीं, सेंटर भी नहीं होगा, 0,0 सेंटर भी नहीं। वर्टेक्स किसको बोलेंगे? वर्टेक्स कॉनिक सेक्शन का मतलब कॉनिक सेक्शन में वर्टेक्स उसको बोलते हैं जहां पे कॉनिक एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? प्लस माइनस a,0 एंड 0, प्लस माइनस b। क्या आदिति नहीं समझा? 4 कैसे आ गए सर? अरे पैराबोला में वर्टेक्स क्या है? हाँ हाँ पैराबोला में वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ना इसको, जहां पे हाँ। ये पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्सिस को यानी कि टच एक्स एक्सिस को, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, नॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जहां पे इंटरसेक्ट करता है ना। ओके, ये डायग्राम भी हमें साथ में रखना पड़ेगा देखिए इसके लिए, ताकि समझने में इजी रहेगा। जैसे ये पॉइंट लिया मैंने ए, इजी कैलकुलेशन, क्योंकि ये हमें पता ना a,0 है। अब मुझे एस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? एस ए अपॉन ए जेड। अब अदिति इसमें ना जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो ई के फॉर्म में आएंगे, बिकॉज ये डिपेंड करेगा ना कि कॉनिक की इस पॉइंट से डिस्टेंस और कॉनिक की इस लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या है, नहीं क्या? पैराबोला में फोकस a,0 माइनस a,0 0, b 0, माइनस b उस फॉर्म में आया था, ई के फॉर्म में नहीं आया था क्योंकि वहां पे e1 था। लेकिन अब एलिप्स एंड हाइपरबोला में फोकस ई के फॉर्म में आएगा। ओके, तो लेकिन ई तो कांस्टेंट ही है ना, कहाँ से भी ले लो आप, अगर एस को फिक्स किया है तो। हाँ कांस्टेंट है, लेकिन 1 तो नहीं है ना, अभी पता नहीं है कितना है, तो कांस्टेंट। हाँ कहीं पे भी ले सकते हैं, तो ए को भी ए से ले सकता हूँ ना। ई है कांस्टेंट, लेकिन है कितना? 1 नहीं है वो, हाँ इसलिए हमें ई के फॉर्म में ही इसको फोकस को लेना होगा। नहीं समझे क्या दीजिए भाई, हम क्या फाइंड समझा कर रहे सर। हैं? हम एक्चुअली इस कॉनिक के ऊपर का पॉइंट, इस फोकस से और इस लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो कितना है, वो ई के फॉर्म में आएगा। तो फोकस भी तो ई के फॉर्म में आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी ई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अच्छा ये ए पॉइंट
a कॉमा 0, ठीक है। और यहां से एस ए अपॉन ए जेड, एस ए अपॉन ए जेड इक्वल टू ई होगा। नहीं क्या दी थी, एस ए अपॉन ई जेड ई होगा ना भाई। ई इसेंट्रिसिटी क्या बोलते हैं, कोनी के ऊपर का पॉइंट फोकस से जो डिस्टेंस है और कोनी के ऊपर के पॉइंट का जो डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब लाइन से जो डिस्टेंस है, उसका रेशियो तो ई होता है, एस अपॉन ए जेड। हाँ सर। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसको डायरेक्ट करता हूँ साइड में। ओके, एस ए अपॉन ए जेड इज इक्वल टू ई, ई मान रहा हूं इसका। तो एस ए इक्वल टू हुआ ई इंटू ए जेड। ओके दीदी। हाँ सर। अब हमें ना इसको एक्स मतलब एस एंड जेड को कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ x1 और इसको x2 कंसिडर कर लेता हूँ, या h और k के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये h, 0 है और ये k, 0 है, ठीक है। यहाँ पे h एंड k में अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि h एंड k तो जनरली x एंड y को कंसिडर करते हैं, तो ठीक है x1 कंसिडर कर लेते हैं। x1, 0, x2, 0। अदिति मुझे x1 के कोऑर्डिनेट और x2 के कोऑर्डिनेट, मतलब x1 एंड x2 की अगर वैल्यू मिल जाएगी तो ये मिल जाएगा ना कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है। हाँ सर। मतलब इसमें मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, x1 एंड x2, और ये अभी मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि इसका रेशियो हमें गिवन है एस ए अपॉन ए जेड सेक्शन फॉर्मूला से, और a के कोऑर्डिनेट गिवन है a, 0। ओके, सो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। a इक्वल टू क्या होगा दीदी, a इक्वल टू होगा एस ए इक्वल टू होगा एस ए इक्वल टू एस ए इंटू x2, एस ए इंटू x2 प्लस 0 इंटू, नहीं ए जेड इंटू 0, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, नहीं लिख रहा हूँ उसको। हाँ या फिर ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे ओके सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ e बाई 1। तो एस ए कितना हुआ e, और ये कितना हुआ 1, ठीक है। अभी एस ए और ए जेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ए इक्वल टू ई इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 आ गया अपॉन ई प्लस 1, ये ए आया। और 0 इक्वल टू किसके, ई इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। तो ये सब कुछ तो 0 हो गया, यहां से कुछ रिलेशन नहीं मिला। ओके, यहां से कुछ रिलेशन नहीं मिला। अभी यहां से मिला a इक्वल टू ई x2 प्लस x1 अपॉन ई प्लस 1, और ये a की रिलेशन आया। e प्लस 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई ए प्लस ए इक्वल टू ई x2 प्लस x1। अब दूसरा रिलेशन कहां से फाइंड करेंगे, दूसरा रिलेशन हमें यहां से निकालना पड़ेगा, एडे से माइनस ए, 0। ओके, अगर हमने इसको x1, 0 कंसिडर किया तो ये माइनस x1, 0 हो और ये माइनस x2, 0 हो। तो दूसरा रिलेशन यहां से मिलेगा कि माइनस ए इक्वल टू माइनस x1 और ये e इज टू 1 होगा, ठीक है। सो माइनस x1 प्लस नहीं, ये माइनस x2 इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस ई x2 अपॉन ई प्लस 1। सो a इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है, x1 प्लस ई x2 अपॉन 1 प्लस ई। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस ए ई इज इक्वल टू x1 प्लस ई x2। अदिति सही ना, सही कर रहा हूँ मैं।
हाँ सर। मुझे नहीं लग रहा सही कर रहा हूँ। ए प्लस ए ई इज इक्वल टू, इधर आ रहा है x1 प्लस ई एक्स टू और इधर आ रहा है x1 प्लस ई एक्स टू, मतलब सेम सेम आ गया ना ये तो। x1 प्लस ई एक्स टू मतलब दूसरा रिलेशन कहाँ से फाइंड करेंगे? अभी अपने पास एक आया, एक और रिलेशन चाहिए यहाँ पे ताकि हम h एंड मतलब इसका x1 एंड x2 का वैल्यू फाइंड कर सकें। भाई इसको अगर x1 कंसीडर किया हमने तो ये माइनस x1 कॉमा 0 हुआ, ये a कॉमा 0 तो ये माइनस a कॉमा 0 हुआ। ओके अच्छा, माइनस a कॉमा 0 है ना, इसको इस यहाँ से नहीं लेना, इस कोऑर्डिनेट से। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो a डैश है ये s एंड z को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। समझा क्या आदिति? a डैश डिवाइड्स s एंड मतलब एस जेड एक्सटर्नली इन E:1। अदिति समझा तुझे? सर A1 कहाँ कर रहा है डिवाइड? ये a डैश है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है रे, मतलब ये a डैश यहाँ पे है, इधर ये s है और इधर ये z है, तो a डैश एक्सटर्नली s एंड z को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। किस रेशियो में? E:1, मतलब ये e है और ये 1। हाँ वैसे हाँ। नहीं क्या? नहीं समझा हाँ तुझे? सर। हाँ तो इस ऊपर वाले में क्या चेंज आएगा सेक्शन फॉर्मूला में? सिर्फ ये इतना सा चेंज आएगा, ए की जगह माइनस है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0 है, और इधर माइनस आ जाएगा बीच में, E:2 माइनस x1 अपॉन E-1। अदिति समझा बराबर तुझे? हाँ सर। ओके, -1 एक माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a माइनस ए इक्वल टू E:2 माइनस x1। दोनों को सोल्व करो, x1 x2 का वैल्यू आ जाएगी, किस किस को? 1 एंड 2 को। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लग रहा है? दोनों को ऐड करने पे x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा और इधर ऐड करने पे ae से ae कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 2a इक्वल टू 2e(x2), मतलब x2 आया अपने पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x2 इक्वल टू आया a बाई e। ओके, a बाई e। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो E:2 से E:2 कैंसिल हो जाएगा और इधर सब्ट्रैक्ट करने पे a से a कैंसिल हो जाएगा और जो बचा हुआ है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा 2 टाइम्स EA और राइट हैंड साइड होगा 2 टाइम्स x1। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 यहाँ पे आया AE, यानी कि फोकस के कोऑर्डिनेट अदिति AE,0 माइनस AE,0 होगा अगर इलिप्स का इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है तो। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो, x2 के कोऑर्डिनेट आया a बाई ई, आई मीन x2 की वैल्यू नॉट कोऑर्डिनेट, x2 का वैल्यू आया a बाई ई, तो इस पॉइंट z का कोऑर्डिनेट है a बाई ई कॉमा 0। सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा x इक्वल टू a बाई ई। क्या आदिति नहीं समझा? हाँ सर। सर दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का फिर a इज इक्वल टू माइनस ए बाई ना। हाँ, इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a बाई ई। ओके, इरेज करूँ क्या इसको? सर स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट जैसा तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। अदिति ऐसा समझ आता है क्या तुम्हें, इस तरह का लिखा हुआ, या थोड़ा मतलब अच्छे से लिखना पड़ेगा? सर ऐसे ही समझ आता है। ओके, यस अदिति रिपीट कर सकती हो क्या? S एंड S डैश के कोऑर्डिनेट, Z एंड Z डैश के कोऑर्डिनेट्स। सर S के कोऑर्डिनेट्स a,0 और S डैश के कोऑर्डिनेट माइनस a,0, Z के कोऑर्डिनेट्स a अपॉन e,0 और Z डैश के कोऑर्डिनेट्स माइनस a अपॉन a बाई e,0। ओके, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा फिर?
Z वाले के लिए x इक्वल टू a बाई ई और z डैश के लिए x इक्वल टू माइनस a बाई ई। ओके ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब भी हम फोकल डिस्टेंस एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम देखने वाले हैं। ओके अदिति, पता है हमने फोकल डिस्टेंस उसमें कैसे फाइंड किया था पैराबोला में? सेम वैसे ही वही कॉन्सेप्ट लगाना, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। कुछ याद है क्या अदिति? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से किया था ना? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से। भाई फोकल डिस्टेंस होता है क्या? किसी पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस, मतलब वो पॉइंट कोनिक के ऊपर होना चाहिए, मतलब कोनिक के ऊपर किसी पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होती है। यानी कि इस केस में ये वाली डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होगी, या फिर ये वाली डिस्टेंस, या फिर ये वाली डिस्टेंस, या ये वाली डिस्टेंस, इस तरह कोई भी डिस्टेंस। ठीक है, इन जनरल यहाँ पे मैं P ले रहा हूँ x1 y1। ओके, x1 y1 की जगह सिंपली xy भी ले सकते हैं, बट ठीक है x1 y1 ज्यादा बेटर है। x1 y1, अब ये पॉइंट नहीं लेना x1 y1, ध्यान रखना अभी, क्योंकि अगर ये पॉइंट ले लिया ना तो a के फॉर्म में आंसर आएगा, और फोकल डिस्टेंस हमेशा a के फॉर्म में हो ये जरूरी नहीं। ये तो अगर हम इस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो ऐसी आएगी, वो a के फॉर्म में आएगी। इन जनरल हमें x1 y1 पॉइंट लेना है। समझा क्या आदित्य क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, x1 y1 क्या करेंगे, x1 y1 की s से डिस्टेंस एंड x1 y1 की इस लाइन से डिस्टेंस को इक्वल, मतलब e के इक्वल कर दो, डिस्टेंस का रेशियो e के इक्वल कर दो, तो यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा ना कि इसकी ये है कितनी। ओके, ये देखो फोकल डिस्टेंस होगी क्या, sp, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू sp। यस अदिति, मानते हो ना? हाँ सर। या फिर इसको ऐसे लिखो sp इक्वल टू फोकल डिस्टेंस, ताकि हमें sp को यूज कर सकते बाद में। sp इक्वल टू फोकल डिस्टेंस, मतलब sp होगा कितना, s के कोऑर्डिनेट है ae, 0, p के कोऑर्डिनेट है x1 y1, सो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अंडर रूट x1 माइनस ae होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर। अदिति तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सर यही होना चाहिए। ओके ठीक है, pm कितना, मतलब इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस x1 y1 है ना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू a बाई ई। जनरल फॉर्म में लिखो तो इसको x माइनस a बाई ई। अब x की जगह x1 पुट करना, y की जगह y1 पुट करना, और डिनोमिनेटर में नहीं अब क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट 0 है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अदिति बता सकती हो डायरेक्टली क्या होगा ये? क्या अदिति? ये देखो ना, इसका कोऑर्डिनेट x1 है और ये इसका कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट है a बाई ई, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, a बाई ई माइनस x1 नहीं हुई क्या? हाँ सर। सच में? भैया दीदी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1, मतलब x कोऑर्डिनेट x1 है, यानी कि ये लेंथ x1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a बाई ई कॉमा समथिंग है, समथिंग कितना उसकी जरूरत नहीं। इसका मतलब ये डिस्टेंस a बाई ई हुई, तो ये कितनी हुई, a बाई ई माइनस x1 नहीं हुई क्या? हाँ सर, वो लैटिस रेक्टम को वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया मैंने। अरे नहीं, यहां से ये y एक्सिस। हाँ। तो ठीक है, कितनी हुई, a बाई ई माइनस x1। लेकिन अदिति X1। देखो, यहाँ पे अगर इस साइड मेजर करेंगे ना तो ये दोनों ही नेगेटिव में आएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव में आएगा, मतलब जहां पे ये पॉइंट ले रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट नहीं, जहां पे पॉइंट ले रहे हैं, सपोज ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं, p इसको कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा, और फिर डिफरेंस भी दोनों का नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वाला ज्यादा है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं, मतलब pm इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस a बाई ई। इसमें कोई डाउट है क्या अदिति? नहीं सर।
ओके, अब इसका मतलब एस पी इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई होता है, हमें पता है। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं, एस पी यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ई, और पी एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक्स वन माइनस ए बाई ई मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। वैसे अदिति ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन डेरिवेशन जेई के लिए जरूरी है। अगर आपको डेरिवेशन आते हैं ना तो, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन तो आते नहीं जो हमने अभी तक सीखे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमने कभी देखे नहीं। तो जब डेरिवेशन नहीं आता है ना तो वो फिर प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए डेरिवेशन सीख रहे। बाकी डेरिवेशन जरूरी नहीं, डायरेक्ट याद रखो फोकल डिस्टेंस क्या होता है। सो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स वन ए ई प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस टू एक्स वन ए बाई ई। ओके दीदी, सही कर रहा हूँ ना? हाँ सर। मुझे लग रहा रॉन्ग कर रहा हूँ। ये सब करने से बेटर ना हम क्या कर सकते पता है, इसको मैं ई से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ और ई से कैंसिल कर देता हूँ, ताकि ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा और एक ही स्टेप हमें कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो ई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब ई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना ई एक्स वन माइनस ए ई, नहीं उसका तो कैंसिल हो गया, तो ये बना, इसका स्क्वायर करने पे ये बन रहा है ई स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स वन। ओके, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 2a, हाँ, टू ए ई एक्स वन, टू ए ई एक्स वन, x1, बस यही कैंसिल हुआ। ठीक है, एक्स वन स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आया तो एक्स वन स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा वन माइनस ई स्क्वायर। ओके, प्लस वाई वन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचा ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब ये रिलेशन आया है एक्स वन वाई वन में। अब ये रिलेशन कहाँ पे यूज करना है हमें? ये रिलेशन यूज करना है एलिप्स की इक्वेशन में, बिकॉज एक्स वन वाई वन एलिप्स एलिप्स का पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा। और अदिति तुम्हें याद होना चाहिए, पैराबोला में भी हमने ऐसे ही किया था, हाँ पैराबोला में सर। भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को, ये बनेगा ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो वन माइनस ई स्क्वायर। अब वन माइनस ई स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू वन। सही ना दीदी? हाँ सर। अब क्योंकि इस एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका मतलब ये पॉइंट एक्स वन वाई वन एलिप्स के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और अगर इसे कंपेयर करें में, अगर हम कंपेयर करें इसको वन एंड टू को, तो हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा? यहाँ से रिलेशन मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। यस अदिति, ए बी एंड ई में हमें एक रिलेशन मिला है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर, या बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। ओके दीदी, सही ना? हाँ सर। लेकिन अभी इसको कहाँ पे यूज करेंगे? मतलब फोकल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना हम तो। हाँ। फोकल डिस्टेंस मतलब एक्स वन वाई वन की ए कॉमा जीरो से डिस्टेंस। सो इसका जनरल फॉर्मूला नहीं है,
अदिति फोकल डिस्टेंस के लिए ना सर फोकल डिस्टेंस बुक में भी नहीं दिया है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस बोला है। अच्छा सम ऑफ फोकल डिस्टेंस बोलेगा। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस तो वो कितना होगा, मेजर एक्सिस का 2 टाइम्स होगा, मतलब टू लेंथ ए तो हाँ 2a होगा। टू ए ही ना। नहीं 2a ही क्यों? अच्छा ठीक है दीदी, हमने ये एक रिलेशन फाइंड किया, मतलब हम फोकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लेके फोकल डिस्टेंस के हिसाब से कि एस पी इक्वल टू फोकल डिस्टेंस होता है, मतलब किसी पॉइंट पी से फोकस की डिस्टेंस और उस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो ई है, उससे हमने ये एक रिलेशन फाइंड किया। और जिस तरीके से पैराबोला में, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसकी फोकल डिस्टेंस होती है x1 प्लस ए, मॉड ऑफ x1 प्लस ए। अगर पैराबोला पे पॉइंट हम x1 y1 ले रहे हैं, मतलब पैराबोला पे x1 y1 पॉइंट से फोकल डिस्टेंस क्या होगी, वो होती है मॉड ऑफ x1 प्लस ए। ठीक है, ऐसा ही होता है मॉड ऑफ x1 प्लस ए। वैसा डायरेक्टली इसमें नहीं होता, इसमें सम ऑफ फोकल डिस्टेंस होता है और वो 2a के इक्वल होगा। कुछ समझा क्या अदिति? हाँ सर। अदिति फिर हमें फोकल डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे? मान लो आपको एलिप्स का इक्वेशन गिवन है, आपको पॉइंट गिवन है कि किस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज ये पॉइंट गिवन है, एलिप्स का इक्वेशन गिवन है, तो आप कैसे फोकल डिस्टेंस फाइंड करोगे? ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, पर अगर हमें फोकल डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो कैसे करें? अरे अदिति सिंपल, सपोज 1,2 पॉइंट दिया एलिप्स के ऊपर, 1,2 पॉइंट दिया, अब एलिप्स का इक्वेशन दिया, मतलब आपको फोकस पता चल जाएगा AE, 0। ए कहां से पता चलेगा? जैसे x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो ए यहाँ पे 2 है। ठीक है, हाँ सर। ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 3 है, मतलब a इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। तो इस रिलेशन से हम ई फाइंड कर सकते हैं, नहीं क्या? हाँ सर। मतलब कि अगर एलिप्स का इक्वेशन गिवन है तो ई हमें पता चल गया, ए पता चल गया, यानी कि फोकस पता चल गया। अगर फोकस पता है और वो पॉइंट पता है कि किस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं ना। फाइंड कर सकते हैं हाँ। यानी कि कुछ जनरलाइज करके फॉर्मूला नहीं है इसका, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला है, x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका रूट, ये होता फोकल डिस्टेंस। अभी x1 y1 क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे इसमें 1,2 है, AE हमें मिलेगा पैराबोल इसकी एलिप्स की इक्वेशन से, सही ना दीदी? हाँ सर। और ये फोकल डिस्टेंस का सम, क्योंकि यहाँ पे 2 फोकस है, तो फोकल डिस्टेंस मतलब देखो जनरलाइज फॉर्मूला क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फोकस एक नहीं है ना, तो हमें पता नहीं किस फोकस से डिस्टेंस फाइंड करनी। तो यहाँ पे सम ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस और इस फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, वो हम यहाँ पे जनरलाइज करके बोल सकते हैं। कैसे अदिति, ध्यान से देखना, ये पी पॉइंट अगर ए के ऊपर आ जाएगा ना, तो फोकल डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ये इतना डिस्टेंस एक, तो क्योंकि इस पॉइंट से इस फोकस की डिस्टेंस तो ये होगी, नहीं क्या? हाँ सर। और दूसरी ये वाली डिस्टेंस, इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस है। अब अदिति ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, वो की वो ये वाली डिस्टेंस है कि नहीं? हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये हुई कितनी? ये तो एंड पॉइंट्स हो गए ना। हाँ इसका मतलब सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज 2a। सेजल समझ आ रहा 2 था है। क्या? सेजल किधर गई? सेजल, सेजल है ही नहीं। अदिति ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, और इधर साइड में मैं कॉपी में लिख देता हूँ, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस फोकल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 2a। ठीक है अदिति, लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके।
ठीक है, फोकल डिस्टेंस की बात हो गई है, वट फोकस के कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई है, और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन की बात हो गई है। फिर बचा क्या अभी, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। यस आदित्य, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हो कि क्या होगा? ये एक डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू ए बाई ई, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2a बाई 2a बाई ई, क्योंकि ये a बाई ई है, ये डिस्टेंस a बाई है, मतलब कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट माइनस a बाई ई है, लेकिन डिस्टेंस तो a बाई है, तो टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a बाई ई। ठीक है, इसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सिस्टम। यस सर, ये कैसे फाइंड करेंगे? पता पैराबोला में कैसे किया था हम? हेलो, मीटिंग एंड हो गई क्या? हेलो अदिति, आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ, हाँ सर। पैराबोला में कैसे किया था अदिति, पता है क्या? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अदिति एक बार एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा ना, तो फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आ जाएगा। सर वो पैराबोला में तो ऐसे ही मतलब देख के हो गया था ना। अरे नहीं, देख के कैसे हो गया, हमने एल कंसीडर किया था उसको, और फिर क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट था, मतलब फोकस से था ना। सर एक्स तो ऑलरेडी पता चल गया था ना। हाँ एक्स, तो इसमें भी एक्स पता है ना, मैं ए ई, एक्स इक्वल टू ए ई हाँ होगा, और वो पुट करेंगे उसमें इक्वेशन में, तो वहां से वाई मिल जाएगा, जो भी वाई रहेगा वो ये वाली लेंथ होगी, और तो एंड पॉइंट आ गया ना उसमें। नहीं समझा? हाँ हाँ सर। बस यही तो है, और क्या है, वही सेम इसमें करना है। ओ भाई, पूरा डायग्राम में स्पेस चला जाएगा, लिखूंगा कहाँ पे मैं? ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एलिप्स, और इधर एक छोटा सा डायरेक्ट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, तो रहने देते हैं। इधर ये है ए ई कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो, ओके, साइड में थोड़ा ए ई कॉमा जीरो, और यहां से एक लेटेस्ट रेक्टम निकलेगा, ये लेटेस्ट रेक्टम इधर भी बनेगा। दिस इज ए कॉमा जीरो, दिस इज जीरो कॉमा बी। अगर मैं ऐसे कंसिडर करता हूं तो मतलब इस एलिप्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके आदित्य, हमें ये एल फाइंड करना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आदित्य? ए ई कॉमा एल होंगे कि नहीं होंगे? और ये ए ई कॉमा एल इस एलिप्स के ऊपर है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो एक्स की जगह ए ई होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह एल, तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब हमें एल फाइंड करना है। एल फाइंड, एल अगर मिल जाएगा तो यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर ई स्क्वायर बचा, ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मीन्स एल स्क्वायर इक्वल टू, पहले ई स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा और फिर बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो एल इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट, प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दी थी, या एल इक्वल टू कितना है वो भी बता सकते हैं। एल इक्वल टू यहां से आएगा बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज यस दीदी, क्या होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? हेलो अदिति, आवाज आ रही है? हाँ हेलो सर। हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना?
Sir, 2b square by a. 2b अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर ना, यही ना? अदिति हमने ऐसा कोई रिलेशन देखा क्या, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर? अरे यार मीटिंग एंड होने वाले। अदिति जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो ना एक बार, यहाँ तक, इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। लिया क्या? हाँ सर। ओके अदिति, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, अब क्योंकि हमने ऐसा एक रिलेशन देखा ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाला रिलेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे रखना है इसकी जगह, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, इधर से ही बता देता हूँ, वापस से वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, और टाइम हो गया 9:15। हम कहाँ तक थे? यस, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अपना एलिप्स का इक्वेशन है। फिर क्योंकि हमने देखा था कि लेटस रेक्टम ऐसे परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के, जैसे एक्स एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होता है, तो ए कॉमा 0 से पास हो रहा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में ए ई कॉमा एल ले रहा हूँ, तो इधर एल पुट किया, इधर ए ई पुट किया, यहाँ से अपना इस तरह का रिलेशन आया था यहाँ पे। और फिर मैंने ये बोला था लास्ट में कि ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हमें इधर पुट करना है, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ से एल इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, अगर लेंथ की बात करें तो बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ओके अदिति, समझ रहा तुझे? हाँ सर। 2b स्क्वायर अपॉन ए, और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ई है, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ई है, और हमने y को l लिया था। अब l का वैल्यू अपने पास आया प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, सो ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आएगा एलिप्स के एक साइड का लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम भी तो दो होंगे ना, एक इधर भी होगा, तो इसमें और इसमें क्या चेंज होगा? y तो सेम रहेगा, लेकिन x इधर होगा माइनस का, सो ये होगा माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या अदिति, समझा तुझे? हाँ सर। मतलब इसको कंबाइन ऐसे बोल सकता हूँ क्या, प्लस माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए? हाँ सर। लेकिन कंबाइन बोलना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जब प्लस माइनस दोनों लेते हैं तो इधर प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि किस एक लेटेस्ट रेक्टम के दो कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। जब प्लस प्लस ले रहे हैं तब, माइनस माइनस ले रहे हैं तब, प्लस माइनस ले रहे हैं तब। अदिति समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सो इसको अलग अलग ही बोलेंगे हम, ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है? हाँ सर। ओके, अभी बस हो गया बेसिक कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ, वो एक पैरामेट्रिक फॉर्म बचा है, और आई थिंक वो एक ही बचा बस। अदिति एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे क्या, यहाँ पे? अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और 15 नंबर का जो पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये हम कल देखेंगे, और इसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा 15 के अलावा अदिति एक बार सारे देखना, समझने का ट्राई करना, अगर कुछ हो दिक्कत तो बताना मुझे, ठीक है? हाँ सर। वापस से करेंगे रिवाइज इसको, लेकिन एक बार अपनी साइड से भी देख लेना। ओके, लिया हाँ स्क्रीनशॉट? हाँ ठीक है, फिर सेशन क्लोज कर रहा हूँ अभी। मिलते हैं मंडे को ऑफलाइन। हाँ सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर।